जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट का चैप्टर सेकंड देखेंगे। इसके पहले हमने आपको चैप्टर फर्स्ट बता दिया है बहुत अच्छे तरीके से। साथ ही साथ अगर आपको सिलेबस ना पता हो तो आप वहां पर जाकर सिलेबस देख लीजिए, चैनल पर विजिट कीजिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी BA 6 सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट क्लासेस के नाम से, जहाँ पर आपको सिलेबस मिलेगा, चैप्टर फर्स्ट भी मिल जाएगा। हो सकता है ये वीडियो आप बाद में देख रहे हों, आपका सिलेबस लगभग कंप्लीट करा दिया गया होगा, तो आप अवश्य जाकर चैनल का जो है प्लेलिस्ट वह चेक करिएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर यह जो भी क्लासेज यहाँ कराई जा रही हैं सभी के नोट्स आपको चैप्टर वाइज प्रोवाइड कराए जाते हैं, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। अगर आप रिवीजन करना चाहें या फिर अपना हैंड रिटन नोट्स बनाना चाहें तो भी आप हमारे नोट्स से बना सकते हैं। इसमें हमें पढ़ना है प्राचीन विचार जो है कौटिल्य जी के, एक प्रकार से प्राचीन विचारक हैं कौटिल्य। हमने आपको सिलेबस में बताया था, हमारा कोर्स टाइटल पेपर फर्स्ट का है भारतीय राजनीतिक चिंतन। तो भारतीय राजनीतिक जो चिंतन हमें पढ़ना है, तो भारतीय राजनीतिक विचारकों के ही चिंतन को हमें पढ़ना है। तो हम इसमें कौटिल्य के विषय में पढ़ेंगे कि कौटिल्य कौन थे। सबसे पहले कौटिल्य के विषय में पढ़ेंगे, फिर उनकी राजनीति के क्षेत्र में किस प्रकार से उनके मध्य विकास में उनका सहयोग करते हैं, राजनीति के विषय में बताते हैं। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से देखेंगे। आप वीडियो को अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर कर दिया करिए, क्योंकि जब व्यूज़ आते हैं तो हमको पता चलता है कि आपको इस सब्जेक्ट की बहुत ज़रूरत है, मतलब इसका डिमांड है, आपको ये हेल्प पहुंचा रही हैं, इसलिए आपका यह सिलेबस जल्दी कंप्लीट कराया जाए। यह हमें पता चलता है कैसे, आपके व्यूज़ से, आपके लाइक्स से, आपके कमेंट से। तो आप व्यूज़ अवश्य शेयर करें अपने दोस्तों के पास वीडियोस को, जिससे वह भी लाभ उठा सकें और आपकी सिलेबस जो है जल्दी जल्दी कंप्लीट कराया जाए। तो चलिए देखते हैं कौटिल्य जी के विषय में। कौटिल्य जी कौन थे? अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जो प्राचीन भारत की राजनीतिक विचारधारा है, उसमें सबसे अधिक ध्यान देने योग्य कौटिल्य जी की विचारधारा मानी जाती है। कौटिल्य को चाणक्य या विष्णुगुप्त जैसी महान विभूति का नाम भी दिया जाता है, अर्थात कौटिल्य को चाणक्य भी कहा जाता है, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, जो किसी राजा या राजवंश के न होकर भी प्राचीन भारत के महान सम्राट चंद्रगुप्त का निर्माता या गुरु थे। अर्थात वह किसी भी राजवंश से संबंधित नहीं थे, लेकिन उन्होंने सम्राट चंद्रगुप्त का निर्माण किया हुआ था, एक प्रकार से उनके गुरु थे। वह यथार्थवादी विचार के कूटनीति, व्यवहारवादी, राजनीतिज्ञ, नीतिशास्त्र और सुविख्यात विद्वान थे। कौन? कौटिल्य जी। उनका जीवन परिचय हम सर्वप्रथम देखेंगे। कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त का जन्म बौद्ध ग्रंथों और अन्य स्रोतों के अनुसार 400 ईसा पूर्व तक्षशिला के कुटिल नामक एक ब्राह्मण वंश में हुआ था। और दूसरी ओर विद्वान जो हैं वह मानते हैं कि नेपाल की तराई में हुआ था। और जैन ग्रंथ में मैसूर राज्य स्थित श्रवणबेलगोला को उनका जन्म स्थान माना जाता है। अर्थात अलग अलग विद्वानों ने इनके जन्म के विषय में अलग अलग बातें बताई हुई हैं। बौद्ध ग्रंथ में जो स्रोत हैं या बौद्ध ग्रंथ के अलावा कुछ स्रोतों में पता चला है कि इनका जन्म 400 ईसा पूर्व में हुआ था तक्षशिला के किसी कुटिल नामक एक ब्राह्मण वंश में, और इसीलिए कुटिल वंश में पैदा होने के कारण ही इन्हें कौटिल्य कहा जाता है, ऐसा कुछ विद्वानों को मानना है। कुछ विद्वान मानते हैं कि इनका जन्म जो है नेपाल की तराई में हुआ था, लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि मैसूर राज्य के स्थित श्रवणबेलगोला में इनका जन्म हुआ था। आगे हम देखेंगे, मुद्रा राक्षस के रचयिता विशाखदत्त के अनुसार उनके पिता को चड़क भी कहा जाता था। मुद्रा राक्षस के जो रचयिता हैं विशाखदत्त, उन्होंने बताया है कि उनके पिता को चड़क कहा जाता था और पिता के नाम के आधार पर ही इन्हें चाणक्य कहा जाने लगा। चाणक्य की शिक्षा दीक्षा नालंदा विश्वविद्यालय में हुई थी। उन्होंने एक आदर्श और सफल शिक्षक के रूप में अत्यधिक ख्याति अर्जित की। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की, जिसमें सैन्य व्यवस्था और शासन प्रशासन, कूटनीतिक, रचनात्मक व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, शासक के गुण से सापतंग सिद्धांत आदि की विस्तृत व्याख्या और विवेचना प्रस्तुत की। अर्थशास्त्र इन्होंने जो लिखा, रचना अपनी की, उसमें प्रशासन के विषय में भी, शासन के विषय में भी, कूटनीति के विषय में, रचनात्मक अर्थव्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, शासक के गुण एवं सापतांग सिद्धांत को भी इन्होंने दिया हुआ था, जो आज तक भी सिद्धांत को अपनाया जा रहा है।
चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा विशाल साम्राज्य स्थापित करने का पीछे कौटिल्य का महत्वपूर्ण हाथ रहा है। कूटनीतिक सफलता दिलाने के लिए चंद्रगुप्त और यूनानी शासक की पुत्री हेलेन की शादी इन्होंने करवाई थी। जो हमारे कौटिल्य महोदय हैं, इन्होंने चंद्रगुप्त की और यूनानी शासक की पुत्री जो हेलेन है उनकी शादी कराई हुई थी, जिससे मगध साम्राज्य तथा यूनान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा मित्रता की नींव बनी रहे। कौटिल्य के जीवन का उद्देश्य था धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। उनका विचार था कि इनके प्राप्त करने के लिए हमें समन्वित प्रयास करना चाहिए। धर्म को प्राप्त, अर्थ, काम, मोक्ष, इन सभी को प्राप्त करने के लिए हमें प्रयास करते रहना चाहिए। कौटिल्य ने अपनी कृति अर्थशास्त्र 325 ईस्वी पूर्व में रचना की थी, परंतु दुर्भाग्यवश यह प्रकाशन कब हुआ? 1905 में इसका प्रकाशन हुआ, जिसकी हस्तलिखित पांडुलिपि जो है वह तंजौर के एक ब्राह्मण ने मैसूर कर्नाटक राज्य प्राच्य पुस्तकालय को भेंट दी। अर्थशास्त्र का मुख्य विषय राजनीति है। अर्थशास्त्र का मुख्य विषय क्या है? राजनीति। नाम में अर्थ है, लेकिन इसका मुख्य विषय क्या है? राजनीति, जिसका विस्तृत वर्णन 15 अधिकरणों, 180 प्रकरणों और 150 अध्यायों तथा 6000 श्लोकों में किया गया है। इसमें हर क्षेत्र पर प्रकाश डाला गया है। ये हमने जान लिया कौटिल्य जी के विषय में। अब हम अपने चैप्टर की तरफ पढ़ते हैं। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत अर्थात राज्य के अंग क्या क्या बताए हैं उन्होंने, उसके विषय में हमें पढ़ना है। हमने आपको चैप्टर फर्स्ट में ही बताया था, जब हम किसी के विचार को पढ़ते हैं तो हमें समझना नहीं होता है, हमें बस सुनना होता है कि उनके विचार क्या थे, उसको ध्यान में बिठाना होता है, याद करना होता है। अब उन्होंने जो राज्य के 7 तत्व बताए हैं उनको आप याद कर लीजिए और उनके विषय में क्या क्या बताया है। जैसे कि उनका पहला है राजा, तो राजा के क्या गुण बताए हैं कौटिल्य जी ने, उन्हें आपको सुनना है और समझना है और याद करना है। आपको एक प्रकार से एक बार में याद होने वाली यह बात ही नहीं है, क्योंकि आप दूसरों के विचार को याद कर रहे हैं। अगर आपको कोई बात समझाई जाए और बोली जाए आप अपने मत को लिखिए इसके विषय में, तो आप तुरंत लिख देंगे, लेकिन जब आपको यह बताया जाए कि उन्होंने जो मत रखा है सेम आपको वही उत्तर लिखना है, तो आपके लिए कठिन हो जाएगा, जो कि आपके सिलेबस में है। इसलिए आप बस ध्यान से सुनिए कि कौटिल्य जी ने अपने राज्य के अंग कौन कौन से बताए हैं और राज्यों के अंग के कौन से गुण बताए हैं, कौन से दोष बताए हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जो भी बताए हैं बस ध्यान से सुनिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। कौटिल्य ने राज्य के 7 तत्व या अंग बताए हैं, अतः उनके द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धांत को राज्य का सप्तांग सिद्धांत कहा जाता है। राज्य की जितनी विशद और क्रमबद्ध परिभाषा कौटिल्य ने प्रस्तुत की है उतनी किसी अन्य विचारक ने नहीं की है। कौटिल्य की वह दार्शनिक है जिसने सर्वप्रथम राज्य के 7 अंगों का पृथक पृथक विस्तृत, स्पष्ट एवं क्रमबद्ध वर्णन प्रस्तुत किया है, और हम इस चैप्टर में आपको उनके पूरे जो भी अंग बताए हैं उनका विस्तृत जितनी अच्छे से उन्होंने व्याख्या की है आपको यहाँ पर अच्छे से बताया जाएगा। वस्तुतः उसका यह सप्तांग विवेचन प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के लिए महत्वपूर्ण देन है। भारतीय राजशास्त्र के अंतर्गत मनु, भीष्म और शुक्र आदि राजशास्त्रियों के द्वारा राज्य की कल्पना एक ऐसे जीवित जागृत शरीर के रूप में की गई है जिसके 7 अंग होते हैं। मनुस्मृति में स्वामी, अमात्य, पूर्व, राष्ट्र, कोष, दंड तथा सुहित, इन 7 अंगों से युक्त व्यवस्था को राज्य कहा गया है। मनु के विषय में हमने आपको पहले चैप्टर में बताया था, उन्होंने मनुस्मृति में राज्य के बारे में क्या लिखा हुआ था सभी बातें हमने पढ़ ली थी। अगर आपने नहीं देखी हो वीडियो तो आपको प्लेलिस्ट में वह मिल जाएगी। आगे देखेंगे। शुक्र नीति में भी स्वामी, अमात्य, सुहित, कोष, राष्ट्र, दुर्ग और बल के संयुक्त समूह को राज्य का नाम दिया गया था, और शुक्र नीति में राज्य के इन अंगों की मानव शरीर से तुलना करते हुए कहा गया था, इस शरीर रूपी राज्य में राजा मूर्धा अर्थात सिर के समान है, अमात्य आँख के समान है, सुहित कान के समान, कोष मुख के समान, बल मन के समान, दुर्ग हाथ के समान और राष्ट्र पैर के समान है। अर्थात अपने अंगों से उन्होंने इसका कंपैरिजन करके बताया हुआ था। किसने आपको बताया था? शुक्र नीति ने में बताया गया था। कौटिल्य ने राज्य के इन 7 तत्वों अथवा अंगों को राज्य की 7 प्रकृतियां कहा है, और इसने इन प्रकृतियों को राज्य के अवयव भी कहा है अर्थात तत्व कहा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि कौटिल्य ने राज्य को 7 अवयव वाला बोला है। अगर हम दूसरों शब्दों में कहें तो कौटिल्य के अनुसार राज्य का सावयव रूप
है, स्वरूप है। राज्य के सावयव स्वरूप संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन भारतीय विचारकों द्वारा कौटिल्य से पूर्व ही हो चुका है। इस सिद्धांत का उल्लेख वेदों में भी मिलता है। कौटिल्य के अनुसार राज्य की ये 7 प्रकृतियां अंग राज्य के अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं। उनके अनुसार ये 7 अंग इस प्रकार हैं, जिसमें से पहला क्या है, अब हम सब अंगों को पढ़ेंगे, आपको समझाएंगे, बस ध्यान से आप सुनते रहिएगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। पहला उन्होंने अंग बताया है राज्य का स्वामी अथवा राजा, जो कि आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कोई भी साम्राज्य है उसके लिए राजा होना तो सर्वप्रथम आवश्यक है। तो राजा के विषय में उन्होंने क्या बताया है, कौटिल्य ने के अनुसार स्वामी अथवा राजा राज्य का पहला आवश्यक तत्व है। कौटिल्य ने राजा को सर्वप्रथम स्थान दिया है, वह राज्य की सर्वोच्च कार्यपालिका का मूर्त रूप होती है। कौन? राजा। कौटिल्य के अनुसार राजा का व्यक्तिगत आचरण उत्तम होना चाहिए। ये भी आपको पता है कि कोई भी राजा हो उसका आचरण उत्तम होना चाहिए, उसे संयमी होना चाहिए, नैतिक होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए। उनके अनुसार राजा एक आदर्श व्यक्ति होना चाहिए तथा उच्च गुण संपन्न होना चाहिए। राजा धर्म में रुचि रखने वाला हो, वह दूरदर्शी हो, शिक्षा प्रेमी हो और परिश्रमी हो। ये सभी बातें आपके दिमाग में होंगी कि एक राजा कैसा होना चाहिए। आपके मन में यह बात होगी कि वह चरित्रवान होना चाहिए, वह आदर्श व्यक्ति होना चाहिए, शिक्षा प्रेमी होना चाहिए, परिश्रमी होना चाहिए, जो कि आपको किसने बताया है? कौटिल्य ने भी बताया है। आगे देखेंगे, कौटिल्य का यह भी मत है कि राजा योग्य तथा विद्वान होना चाहिए, उसे गुणवान लोगों की पहचान भी होनी चाहिए। कौटिल्य के अनुसार राजा ज्ञानवान व तर्कशील हो, धैर्यवान हो, मृदुभाषी हो, उसे सेना के संचालन व सेना के लिए युद्ध शिक्षा संबंधी पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। राजा को शास्त्र ज्ञान होना चाहिए और उसमें विनिमय के साथ साथ समयानुकूल व्यवहार करने की योग्यता होनी चाहिए। उसे मित्र और शत्रु का ज्ञान होना चाहिए तथा उसे चापलूसी से दूर रहना चाहिए। उसमें प्रजा के पोषण और रक्षण की क्षमता एक प्रकार से होनी चाहिए। उसमें राज्य के हित के अनुसार सभी प्रकार के उचित न्यायपूर्ण कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए। इस प्रकार स्पष्ट है कि राजा अनेक गुणों से संपन्न होना चाहिए, क्योंकि वह शासन तंत्र की धुरी होती है। धुरी कैसे होती है? बीपी सिन्हा के शब्दों में समझेंगे। यह स्पष्ट है कि कौटिल्य की प्रणाली में राजा शासन तंत्र की धुरी होती है और शासन के संचालन को गति प्रदान करने का कार्य करता है। यह आपने जाना राजा के विषय में कि एक राजा कैसा होना चाहिए। इसमें आपको समझाने लायक कोई बात ही नहीं है, क्योंकि इसमें सीधी सीधी जो बातें बोली गई हैं वही आपको समझना है कि राजा कैसा होना चाहिए, और जो कि आपको समझ में आ भी गया होगा। आगे देखेंगे, दूसरा तत्व है राज्य का अमात्य अथवा मंत्रीगण। कोई मंत्री होना चाहिए, यह भी आपको पता है। पहले के ज़माने में जो साम्राज्य होते थे, राजा होता था, मंत्री होता था। आगे तत्व हम बताएंगे आपको। दूसरा पढ़ेंगे मंत्रीगण के विषय में, अमात्य के विषय में। कौटिल्य के अनुसार राज्य का दूसरा तत्व क्या है? अमात्य है। अमात्य राजा को आवश्यक परामर्श देते हैं, शासन का संचालन करते हैं। कौटिल्य के अनुसार राजा को केवल निष्ठावान और योग्य व्यक्तियों को ही अमात्य नियुक्त करना चाहिए। राज्य का वास्तविक संचालन अमात्यों के द्वारा ही होता है। प्रायः वे सभी योग्य एवं व्यवहारिक व्यक्ति होने चाहिए। उसे अपने अयोग्य सहपाठियों तथा संबंधियों को अमात्य नियुक्त नहीं करना चाहिए। अमात्यों की नियुक्ति सिफारिश के आधार पर भी नहीं होनी चाहिए। अर्थात जो अमात्य हो वह विद्वान हो, कुशल हो, हर एक चीज़ में निपुण हो। ऐसा ना हो कि कोई संबंधी हो, कोई रिश्तेदार हो उसे नियुक्त कर दें, या किसी बड़े पद के लोगों द्वारा सिफारिश की जाए उसे आप अमात्य बना लें, तो यह आपके राज्य के लिए ही एक प्रकार से खराब होगा। क्योंकि आपका अमात्य गलत होगा, आपका सलाहकार गलत होगा, तो आपके राज्य को कैसे चला पाएंगे। तीसरा उन्होंने बताया है जनपद के विषय में। कौटिल्य ने जनपद में राज्य के आधुनिक 2 तत्वों भूमि अथवा प्रदेश तथा जनता को सम्मिलित किया हुआ है। भूमि के संबंध में कौटिल्य का मत है कि भूमि इतनी अधिक उपजाऊ होनी चाहिए कि थोड़े परिश्रम से अधिक उत्पादन हो सके। भूमि कीचड़ रहित हो तथा पथरीली भी ना हो, एवं उसमें आत्मरक्षा की सभी साधन प्रचुर मात्रा में हों। अर्थात उसमें जो मिनरल्स पाए जाना चाहिए वह होना चाहिए। भूमि पर पाई जाने वाली पर्वतमालाएं, नदियां तथा वन ऐसे होने चाहिए कि जो देश की एक प्रकार से समृद्धि में सहायक हों तथा संकट के समय देश की सुरक्षा व्यवस्था को दृढ़ बनाने के लिए प्रयोग में लाए जा सके। प्रदेश की जलवायु भी अच्छी और स्वास्थ्यवर्धक होनी चाहिए।
तथा उसमें खनिज पदार्थ भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने चाहिए। कौटिल्य के अनुसार भूमि राज्य के अस्तित्व का भौतिक आधार। कौटिल्य के अनुसार राज्य में जनता का बहुत महत्व होता है। उसके अनुसार जनता को आलस्य रहित होना चाहिए तथा उसे परिश्रमी, विनयशील, सरल हृदय वाला, निष्ठावान, स्वाभिमानी होना चाहिए। उसके अनुसार किसानों एवं शूद्रों को उद्यमशील होना चाहिए। जनता को बुद्धिमान तथा पवित्र आचरण से युक्त होना चाहिए। जनता को राज्य के करों का भुगतान स्वेच्छा से करना चाहिए एवं उसके शासक की आज्ञाओं का पालन करके की स्वाभाविक प्रवृत्ति होनी चाहिए। कौटिल्य का यह भी मत है कि जनता इतनी ऐसी होनी चाहिए कि वह प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग उचित ढंग से कर सके, परंतु जनता को प्राकृतिक संसाधनों में उचित हस्तक्षेप करके उन्हें अपने अधिकार में लेने का प्रयत्न करना चाहिए। बस आप ध्यान से 7 अंगों का नाम अगर याद कर लेंगे और वीडियो पूरा सुने रहेंगे ध्यान से, तो आपके प्रश्न में अगर आता है कि कौटिल्य के सप्तांग राज्य के अंगों के विषय में बताइए, तो आप 100% गारंटी के साथ लिख सकते हैं, क्योंकि आपने ध्यान से सुना हुआ है और कोई भी यह बाहर की बात नहीं है। मतलब कोई नई चीज़ आप नहीं सुन रहे हैं कि राजा के क्या गुण होने चाहिए, जनपद में आपके भूमि, सुरक्षा, जनता, ये सब हो, ये भी आप नई बात नहीं है। अमात्य, मंत्रीगण, यह भी आम बात नहीं है, मतलब नई बात आपके लिए नहीं, सभी आपने सुना है। बस आप ध्यान से अगर इस चैप्टर को सुने रहेंगे और 7 नामों को याद किए रहेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट होगा। चौथा क्या है? दुर्ग। दुर्ग क्या होता है अभी आपको समझाते हैं। कौटिल्य के अनुसार दुर्ग भी राज्य का एक आवश्यक तत्व या अंग होना चाहिए। एक प्रकार से आप समझ लीजिए बॉर्डर के जो हैं आपके बॉर्डर, उस पर दीवार बना रहे मजबूत या फिर किला बना रहे, ऐसा दुर्ग होना चाहिए। उसका विचार है कि दुर्ग राज्य की रक्षा की दृष्टि से आवश्यक होता है तथा दुर्ग के द्वारा ही जनता की सुरक्षा संभव है। दुर्ग की उपयोगिता रक्षा के साथ साथ आक्रमण के लिए भी होती है। इस संबंध में कौटिल्य का मत है कि राज्य की सीमाओं पर चारों ओर दुर्ग बने होने चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि किस प्रकार से एक युद्ध में दुर्ग काम दे सकता है रक्षा के लिए। आप जब युद्ध, कभी कोई मूवी देखे होंगे, आपने देखा होगा मूवी में जो दुर्ग होते हैं उस पर ऊपर चढ़ के सैनिक बैठे रहते हैं और आने वाले सभी सैनिकों को ऊपर से ही मार गिराते हैं। आप मूवीज़ में देखे होंगे, ये अवश्य है, आपको पक्का है। तो आप उससे समझ लीजिए दुर्गों पर बैठकर ऊपर से गोली चलाकर लोगों को मारना जितना आसान होता है वह सामने से नहीं होता है। इसलिए वह सुरक्षा के लिए भी दुर्ग उपयोगी होते हैं, जिन्हें युद्ध आदि के समय देश की रक्षा के लिए उपयोग में लाया जा सके तथा जिनका आक्रमण के समय में भी उपयोग किया जा सके। दुर्ग मजबूत होने चाहिए तथा इनमें सेना के लिए पानी, भोजन तथा युद्ध सामग्री का उचित प्रबंध होना चाहिए, क्योंकि युद्ध उस समय के जो होते थे वह अब भी जो अगर विश्व युद्ध हो देखिए आपका, कम समय के लिए कोई भी युद्ध नहीं होता है, तो उसमें लोगों तक खाना पानी पहुंचना चाहिए जिससे वो युद्ध लड़ते रहें, खाना पानी खाते पीते रहें। अब कौटिल्य ने दुर्ग को भी 4 भागों में बताया है। पहला कौन सा है? औदिक दुर्ग। ऐसे दुर्ग जो चारों ओर पानी से घिरे होते हैं, ये टापुओं के समान होते हैं। दूसरा है धानवन दुर्ग। ऐसे दुर्ग जो निर्जन मरुस्थलों में बनाए जाते हैं। तीसरा है वन दुर्ग। ये वनों के मध्य भाग में बनाए जाते हैं। पर्वतीय दुर्ग। ऐसे दुर्गों का निर्माण पर्वत श्रेणियों के बीच में गुफाओं के रूप में किया जाता है। अब 5वां उन्होंने क्या तत्व बताया है? कोष। कौटिल्य के अनुसार कोष भी राजा का एक आवश्यक तत्व है। राज्य को अपने राजकीय कार्यों को संपादित करने के लिए राजकोष की आवश्यकता होती है। कौटिल्य का मत है कि राज्य का अपना एक अच्छा कोष होना चाहिए जो धन तथा बहुमूल्य धातुओं व मुद्राओं से भरा हुआ हो। राज्य की आय के अस्थायी स्रोत होने चाहिए। राजा को कोष के लिए प्रजा से अन्न का 6ठा भाग, व्यापार लाभ का 30वां भाग, पशु लाभ का 50वां भाग एवं सोना कर के रूप में लेना चाहिए। कौटिल्य ने राजा को परामर्श दिया है कि राजकोष को बढ़ावा देने के लिए राजा को अनुचित साधनों अथवा उपायों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अर्थात किसी को जबरदस्ती छीनकर अपने कोष को नहीं बढ़ाना चाहिए। उसका यह भी मत है कि राजकोष का निर्माण केवल धर्म से अर्जित धन से ही करना चाहिए। कौटिल्य के शब्दों में कोष धर्मपूर्वक एकत्र किया गया होना चाहिए और वह मात्रा में इतना अधिक हो कि उसमें से विपत्ति काल में भी दीर्घ समय तक निर्वाह किया जा सके। आगे देखेंगे हम। 6ठा है दंड व्यवस्था। दंड व्यवस्था को कौटिल्य ने राज्य का एक आवश्यक तत्व माना है। उनके अनुसार
दंड केवल सजा ही नहीं वरन इससे अधिक है। दंड से तात्पर्य उस संपूर्ण व्यवस्था से है जो सामाजिक जीवन का मूल आधार होती है तथा जिसे अस्त व्यस्त करने वालों की दंड व्यवस्था करके रोका जा सकता है। अर्थात जो राज्य व्यवस्था को अस्त व्यस्त करें उन्हें दंड के माध्यम से रोका जा सकता है, जो अधर्म का कार्य करें उन्हें दंड के माध्यम से रोका जा सकता है, जो आंतरिक विद्रोही हैं उन्हें दंड के माध्यम से रोका जा सकता है। अनेक प्रकार के जो अराजक तत्व हैं, अराजक व्यक्ति हैं, उनको दंड के आधार पर रोका जा सकता है। आगे हम देखेंगे डॉक्टर M.V. कृष्णा राव के अनुसार कौटिल्य की यह मान्यता है कि दंड नीति ही सब पुरुषार्थों का उद्गम होती है। दंडधर अर्थात दंड धारण करने वाला जो राजा होता है वह धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष के जगत को उज्जीवित बनाए रखता है। दंड से कौटिल्य का तात्पर्य सेना से भी है। उसके अनुसार राज्य के लिए सेना परम आवश्यक है क्योंकि उसी से आंतरिक और बाह्य दोषों का दमन किया जाता है। उसका विचार है कि जिस राजा के पास अच्छी सेना होती है उसके मित्र तो मित्र बने ही रहते हैं, साथ ही शत्रु भी मित्र बन जाते हैं, क्योंकि जब आपकी मजबूत सेना रहती है। ये सभी बातें एक प्रकार से आप सुन लेंगे, आपके दिमाग में बैठ जाएगा, क्योंकि ये सभी बातें आपने देखी हैं या सुनी हैं या आपके मन में पहले से ही है। आपने इतिहास इतना पढ़ रखा है कि ये सभी बातें आपको समझ में आ रही हैं। आगे हम देखेंगे कौटिल्य का मत है कि अनुशासनबद्ध, स्वामी भक्त तथा वीरता के गुणों से परिपूर्ण अस्थायी सेना राज्य के पास होनी चाहिए, जो कठिन से कठिन समय में भी निष्ठापूर्वक राज्य की रक्षा कर सकें। सैनिक अस्त्र शस्त्र के प्रयोग में भली भांति प्रशिक्षित, वीर, स्वाभिमानी तथा राष्ट्रप्रेमी होने चाहिए। वह सेना के लिए क्षत्रिय वर्ग को सर्वाधिक उपयुक्त मानता है। उसका यह भी विचार है कि समय और आवश्यकता अनुसार वैश्यों और शूद्रों को भी सेना में लिया जा सकता है यदि उनमें वीर पुरुष उपलब्ध हों। कौटिल्य का यह भी मत है कि सैनिकों को नियमित रूप से वेतन व अन्य सुविधाएं भी प्रदान करनी चाहिए, जिससे वे संतुष्ट रहें और अपने कर्तव्य का पालन ईमानदारी तथा निष्ठापूर्वक कर सकें। सातवां और अंतिम राज्य का तत्व है मित्र। कौटिल्य के अनुसार मित्र भी राज्य का एक आवश्यक तत्व अथवा अंग है। उसके अनुसार मित्र अथवा मित्र राज्यों का होना भी राज्य के अस्तित्व एवं सुरक्षा के लिए आवश्यक है। इस संबंध में कौटिल्य का मत है कि मित्र वंश परंपरा से चले आने वाला राजा के हितैषी होने चाहिए। वे राजा और राज्य को अपना समझते हों। वे ऐसे होने चाहिए कि जो शांति व युद्ध दोनों समय राज्य व राजा के हित साधन में सहायक हो सकें, और मित्र अस्थायी होने चाहिए। अब कौटिल्य ने इन 7 अंग जो बताए हैं उसमें 7 अंगों में सबसे विशेष स्थान किसे दिया है? राजा को दिया है। उसे समस्त शासन व्यवस्था की आधारशिला माना है। UN घोषाल के अनुसार कौटिल्य ने राजा को विशेष महत्व दिया है और राजा को पूरे शासन की आधारशिला मानता है। कौटिल्य इन 7 अंगों में स्वामी अथवा राजा की सर्वोच्च और अत्यधिक महत्व प्रदान करता है। वस्तुतः कौटिल्य का महत्व इस बात में है कि उसने अपने सप्तांग सिद्धांत के द्वारा राजशास्त्र और राज्य नामक संस्था को अधिक लौकिक बनाया तथा उन्हें धर्मनिरपेक्ष रूप प्रदान किया है। अब हमने 7 उनके राज्य के तत्व जाने और कौटिल्य के खड़ नीति अर्थात 6 गुण नीति के मुख्य तत्वों को जान लेते हैं और हमारा चैप्टर हो जाएगा समाप्त। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने 7 अंगों को बताया, राज्य के 7 अंगों को, राष्ट्र के 7 तत्वों को हमने आपको बताया। बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में भी आया होगा, क्योंकि बहुत ही साधारण भाषा में है और यह बातें आप पहले से ही जानते हैं कि राज्य का गुण क्या होना चाहिए, राजा का गुण क्या होना चाहिए। 7 तत्वों से भी आप परिचित होंगे। राजा हो गए आपके, अमात्य हो गए, दुर्ग हो गया आपका, और सेना हो गई, दंड हो गए। ये सभी जो हैं आपने पहले से जान रखे हैं, जो भी 7 अंग बताए गए। अब हम देखेंगे खड्गुण नीति के विषय में, अर्थात 6 गुण जो नीति के हैं उसके मुख्य तत्व कौन कौन से हैं। पहला है संधि समझौता। कौटिल्य ने विदेश नीति के निर्धारण में इस गुण अर्थात संधि समझौता को सर्वाधिक महत्व दिया है। हमने पहले ही बताया कि कौटिल्य एक बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ थे। उन्होंने कूटनीति जो अपनी बताई है उसके मुख्य तत्वों में यह संधि समझौता और जो भी 6 तत्व आते हैं आप अच्छे से पढ़ेंगे, उनको समझ में आपको आ जाएगा कितने बड़े कूटनीतिज्ञ थे। कौन? कौटिल्य जी। कौटिल्य के अनुसार प्रत्येक विजिगुसु अर्थात विजय को धारण करने वाले राज्य को संधि समझौता द्वारा अधिक से अधिक राज्यों को अपना मित्र बनाना चाहिए। दूसरा उन्होंने बताया विग्रह,
सिद्धांत संधि का विपरीतार्थक शब्द है विग्रह। कौटिल्य के अनुसार यह युद्ध से पूर्व की स्थिति है जिसने शक्तिशाली शत्रु से संधि कर ली जाती है और दुर्बल शत्रु से विग्रह पूर्ण नीति अपनाई जाती है। तीसरा उन्होंने बताया यान अथवा आक्रमण। विजयघुषी राज्य को सबसे पहले संधि विग्रह करने के उपरांत शत्रु राज्य से शीत युद्ध छेड़ना चाहिए। शीत युद्ध मतलब मानसिक रूप से युद्ध करना चाहिए, अर्थात उनके कमियों को जानना चाहिए और उनके कौन शत्रु हैं कौन मित्र हैं इनके विषय में हमें जान लेना चाहिए, जिससे उसके शत्रु मित्रों का भली प्रकार ज्ञान हो जाए। तब पुनः उसके शत्रुओं से संधि तथा मित्रों से विग्रह पूर्ण नीति अपनाकर ही शत्रु राज्य पर आक्रमण करना चाहिए। चौथा तत्व है सश्रय सिद्धांत। इस सिद्धांत पर चलकर विजयघुषी राज्य को चाहिए कि वह शत्रु राज्य के शत्रुओं से मित्रता संधि समझौते आदि करके उन्हें आश्रय प्रदान करे तथा शत्रु राज्य के आंतरिक विद्रोहों को आश्रय प्रदान करके उसके भेदों को जान ले, अर्थात जिससे हम युद्ध करने जा रहे हैं उसके शत्रु का हम पता लगा लें, उसे आश्रय प्रदान कर दें और उसका साथ भी ले लें। साथ ही साथ अपने शत्रु जो है अपना शत्रु उसके कमियों के विषय में जान लें और फिर उस पर आक्रमण करें। पांचवा उन्होंने बताया आसन। कौटिल्य ने आसन को दो अर्थों में प्रयोग किया है, एक तटस्थ नीति को अपनाना, दूसरा युद्ध काल में शक्ति संचय के लिए युद्ध विराम की घोषणा करना अथवा किसी विशेष उद्देश्य से विश्राम करना अथवा युद्ध रोक देना। एक प्रकार से युद्ध रोक कर फिर अपने शक्ति का संचय कर लेना उन्होंने बताया है। चौथा है द्वैधि। भाव सिद्धांत पर राष्ट्र नीति के निर्धारण में कौटिल्य द्वारा इस सिद्धांत को अपनाने का अर्थ शक्ति संतुलन का सिद्धांत है। राजा को चाहिए कि आवश्यकता अनुसार संधि विग्रह मित्रता शत्रुता आदि के व्यवहार के द्वारा वह अपने लिए शक्ति संतुलन जो है वह बनाए रखने का प्रयत्न करना चाहिए। ये यहाँ पर ये 6वां पॉइंट होगा जो कि यहाँ पर 4th लिख दिया गया है, आपको नोट्स में सही करके दे दिया जाएगा और यहाँ पर होता है आपका चैप्टर समाप्त। हमने पहले ही बताया था, बस ध्यान से आपको सुनना है, समझने योग्य बातें नहीं हैं, आप बस सुनेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। दोनों बात हमने कही, समझने योग्य बातें नहीं हैं, अर्थात कोई एक प्रकार से इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा, जो बातें सीधी हैं वही समझनी है, उसको विस्तार से आपको हमें नहीं समझाना है। बस पूरा वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा एक बार आप रिवीजन कर लेंगे नोट से, या फिर ये वीडियो देख कर ही आपको सभी चीज़ें याद हो गई होंगी। अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए, जो भी न समझ में आया हो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।